करता है माधो जब कोई इतना ज़्यादा प्यार कि किसी के भीतर से भी निकाल लेता हो कच्चे अमरूद और कपास के गुड्डे। इतना प्यार कि कहने लगता हो कि संसार रंग बिरंगी टिकटों का एक एल्बम भर है, जो 45 साल की उम्र में खोज निकाले अपने स्कूल की कॉपी और उसके पन्नों से बनाए हवाई जहाज। इतना ज़्यादा प्यार कि निकल जाए स्याही की दवात, शिराओं में बजे दूसरों को ना सुनाई देने वाला शंख। इतना ज़्यादा प्यार कि शुद्ध ना रहे उच्चारण, वाक्य पूरे ना हो तो माधो जब कोई करता है कोई इतना प्यार। नमस्कार, कलम की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए। प्रभा खेतान फाउंडेशन और वी केयर की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को, कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जयपुर मैरियट को। माफ़ी चाहूँगी। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री उदय प्रकाश जी, और अगर मैं इनका परिचय देने लगूंगी तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उदय प्रकाश जी का। 1 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के गांव सीतापुर में साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार उदय प्रकाश जी का जन्म पूरे साहित्य जगत को एक भेंट है। उदय प्रकाश जी की कई कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद उपलब्ध हैं। कई कहानियों के नाट्य रूपांतर और सफल मंचन हुए हैं। उपरांत और मोहनदास कहानियों पर फीचर फिल्में भी बनी हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। उदय प्रकाश जी ने स्वयं कई टीवी धारावाहिकों के निर्देशक, पटकथाकार रहे हैं। उदय प्रकाश जी की चर्चित पुस्तकों में मोहनदास, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, अन्य आदि मुख्य हैं। मोहनदास जी की पुस्तक को वर्ष 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश जी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1980 में, पहल सम्मान 2030, कथाक्रम सम्मान 2005 में, और ये लिस्ट एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। आपसे बातचीत करेंगे श्री LP पंत जी, जो स्टेट एडिटर है दैनिक भास्कर के। स्वागत है आप सभी का। उदय जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में कहना काफ़ी नहीं है कि हमारे समय के सबसे अच्छे कहानीकार हैं। जो इनकी कहानियों में जो अद्भुत किस्सा गोई हमें मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अगर हम प्रेमचंद को याद करेंगे, हम रेणु को याद करेंगे, हम अमरकांत को याद करेंगे, तो उदय जी को भी ज़रूर याद करेंगे। उदय जी, मैं बातचीत के दायरे को थोड़ा खोलने से पहले मेरे मन में एक पत्रकार के तौर पे एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप पत्रकार भी हैं, आप कहानीकार भी हैं, आप कवि भी हैं, आप चित्रकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं, और राजनीति भी आपकी ठीक ठाक आपकी समझ है। तो मैं किस उदय प्रकाश से बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे मैं क्या कहूँ। अब मुझे लगता है कि शायद हर नागरिक और हर रचनाकार ये सब कुछ होता है, और अब मुझसे बात करें तो उदय प्रकाश के रूप में ही बात करें, क्योंकि इन जितनी भी चीज़ों के आपने नाम गिनाए, कहानीकार, कवि, पत्रकार, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनमें से कुछ हूँ। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बने रहें इन सब से अलग। तो ये है। और इसका दूसरा जवाब यही है कि कहते हैं ना कि जब कोई धूमकेतु, कोई नक्षत्र जब अपनी ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया जाता है तो कहाँ कहाँ भटकता है इसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो एक और है कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप यह भी जानते होंगे हमारी बेरोजगारी का किस्सा। तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, और उन सब ज़रूरतों ने, सब दबावों ने ये सारे काम करवाए। और आपको भी मैं कहता हूँ आप ज़रा बाहर हट के देखिए, और जीवन के लिए जब आप संघर्ष करने लगेंगे तो आप सब कुछ हो जाएंगे। आप कवि हो जाएंगे, मूर्तिकार हो जाएंगे, कभी कभी मैकेनिक हो जाएंगे, कभी चित्रकार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो आपके भीतर इतनी सारी संभावनाएं छुपी रहती हैं
जिन्हें अगर हम सुविधाओं की ओर न भागें तो मेरे ख्याल से वो निकल आती हैं बाहर, और तब मुश्किल हो जाता है कि यह है क्या। और इसकी पूरी परंपरा है, अगर आप गिने तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। आप हेमिंगे को उपन्यास के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ड्राइवर थे, बहुत अच्छी नाव चलाते थे, बहुत अच्छी मछलियाँ पकड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, इससे मैं देख रहा हूँ कि हमारे अपनी भाषा में, हिंदी में ऐसे नई पीढ़ी आ रही है, ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी प्रतिभाएं आ रही हैं जिनको आप कह नहीं सकते कि कहाँ के हैं और कौन है। उनके पीछे कोई परंपरा नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, कोई साइंस से आ रहा है, कोई मार्केटिंग से आ रहा है, कोई मैनेजमेंट से आ रहा है। तो जीवन है जो कई रूपों में अपने आप को व्यक्त करता है, और व्यक्त जाहिर है कि साहित्य में होता है, पत्रकारिता में भी होता है। एक अच्छा पत्रकार एक बहुत अच्छा कथाकार भी हो सकता है और अच्छा कवि भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से ये एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। तो एक जो धूमकेतु है, जो आपका एक वो राजनीति के जंगल में भटक रहा है, क्योंकि अब चुनाव जो है लगभग नई सरकार हम चुनने की स्थिति में है। तो वो सवाल जो आपने 4 साल पहले उठाया था, वो सवाल आज फिर एक जिंदा है। मैं उस सवाल को पूछना चाहता हूँ कि आप ये कुछ कि जो अवार्ड वापसी के जो आप उसके सरदार थे, लोगों को ये लगता है कि कुछ लोग आपसे से सहमत भी हैं, कुछ असहमत भी हैं। जो असहमत हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपने कुलबर्गी का इंतज़ार क्यों किया, उनकी हत्या का इंतज़ार क्यों किया? उससे पहले तो दाभोलकर की भी डेथ हो चुकी थी, पानेसर की भी डेथ हो चुकी थी। तो अब क्या लगता है कि आपने ये कदम क्यों उठाया, और इतने सालों में, 4 सालों में आपको लगता है कि आपकी इस कोशिश के बाद या इस कदम के बाद कुछ बदला है आपके आसपास? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैंने सोचा नहीं कभी कुछ इस तरह का, और यह कोई राजनीतिक कदम था भी नहीं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने आपातकाल में ये कदम क्यों नहीं उठाया। जब से मैं तो 1984 में मैं कितने साल का था, और मुझको अवार्ड ही नहीं मिले थे, तो मैं क्या लौटाता। शायद एक मिला था, भारत भूषण अग्रवाल, है ना। तो समस्या ये आती है। और दूसरा ये कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पल्स से होते हैं, आपके भीतर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये होना चाहिए। अब कलबुर्गी का जो था, उनकी जो एक तो कलबुर्गी को मैं जानता था और उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। दलित साहित्य, जिसको वचन साहित्य कहते हैं कन्नड़ में, और उसकी लंबी परंपरा हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी कबीर हैं, दादू हैं, नाभा दास हैं, तमाम सारे लोग हैं, पूरी परंपरा रही है। उस पर उनकी इतनी बड़ी स्कॉलरशिप, इतना बड़ा काम, और अचानक कोई आके उनको घर में 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, स्कॉलर, और साहित्य अकेडमी का वही अवार्ड जो हम सबको मिला है, जो कहा जाता है कि आपके जीवन भर के जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आपको सम्मान दिया जाता है, और उनको मार दिया जाए और कहीं कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई आवाज़ ना आए, शोक सभा तक ना हो। तो लगता है कि हम कितने वल्नरेबल हो गए, और इन अवार्ड्स का मतलब क्या रह गया कि जैसे कोई सूखा पत्ता कहीं गिरा और कहीं कोई हलचल नहीं हुई। तो आप क्यों देते हैं अवार्ड, और फिर अगर दिया है आपको उसका कोई मतलब, फिर लौटाने पर क्यों हल्ला हो रहा है। तो यह कोई निर्णय नहीं था, और यह एक इम्पल्स था। और रात में 2 बजे पर आप टाइम नोट करें, जब मैंने लिखा था इसको फेसबुक में, 4-5 वाक्य थे 2:15 में, और वो 3 दिन या 4 दिन हुए थे कलबुर्गी जी की हत्या के। कर्नाटक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक में देखिए, बहुत बड़ा, भैरप्पा को पढ़ा होगा आपने, अनंत मूर्ति जी को पढ़ा होगा, बहुत बड़ी एक शिवराम कानंद हैं, कवि हैं बहुत सारे, गोपाल कृष्ण अडिगा थे। तो वहाँ की जो पूरी सामाजिक जो अंतर संरचना, क्या कहें, आंतरिक बनावट है, वो बदल रही है, पूरे देश में बदल रही है, और वो कहीं ना कहीं प्रकट होती है विचारों में, रचनाओं में, शोध में। अब किसी से आप असहमत हैं, आप यह मान के चलें कि एक वो बाइनरी नहीं है जो बनाया जाता है कि सांप्रदायिक, कोई सांप्रदायिक, वो आपके हिंदू थे और उन्हीं लोगों ने मारा जा करके। तो असहमति अगर इतनी बड़ी हो जाए कि कोई विचार न व्यक्त करे, तो मुझे लगता है, ये तो बाद में मैंने सोचा, और उस समय तो ये ख्याल भी नहीं था। लेकिन दुखद उसका परिणाम ये था कि शुरू में जो कहते हैं ना, फ्रिंज एलिमेंट्स, जिनकी जो सोचते नहीं हैं, करते हैं, वो एक रोबो होते हैं, वो रोबोट होते हैं, वो कहीं भी आते हैं, और वो उनका प्रोग्राम माइंड होता, क्या होता है हम तो नहीं जानते। तो खतरे बढ़ रहे थे, और ख़तरा मैंने मोल ले डाला बिना सोचे समझे। अब मैं जाता हूँ अपने गांव, तो वहाँ जो अखबार निकलते हैं, कई सारे एडिशंस निकलते हैं, तो उनमें से 2-3 में पहले ही आ जाता है कि अवार्ड वापसी का सरगना फिर से शहर में। तो हंसी आती है बहुत लोग, आप भी हंस रहे होंगे,
लेकिन डर कितना पैदा होता है, भय कितना पैदा होता है, तो यह नहीं होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि हर कलाकार को, हर लेखक को, हर विचारक को उसको निर्भय रहना चाहिए। लोकतंत्र कम से कम इनको निर्भयता की, सुरक्षा की गारंटी तो देता है। और मैं शायद अभी अजमेर में कह रहा था कि आप याद करिए जब लोकतंत्र आया था 1789 में, तो वह उन 3 शपथों के साथ जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, उसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात कर रहा था। एवरी इंडिविजुअल इज फ्री, और ये फंडामेंटल राइट थे, उसके बुनियादी अधिकार थे, नागरिक अधिकार। अब उसी नागरिक अधिकार के चलते अगर कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर रहा है, अपनी पसंद का गाना गा रहा है, अपनी तरह से चित्र बना रहा है, आप उसको उतनी भी कहें कि सुरक्षा न दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो परिणाम तो निकला, देखिए आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, डर नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोग नहीं डर रहे हैं, डर कम हुआ है। और डर अगर है तो डर बुरा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि लीलाधर जगूड़ी की कविता संग्रह है, भय भी शक्ति देता है। और ऐसी फिल्में बहुत सारी बनी हैं कि आप ये सोचिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो सबसे ज़्यादा डरे हुए लोगों ने सबसे बड़े साहसिक काम किए। बल्कि वो फिल्म है जो बैलेट ऑफ ए सोल्जर, जिसमें एक डरा हुआ यंग लड़का है, वो एक ट्रेन में जा रहा है और वो एक टैंक को उड़ाता है। तो उससे पूछते हैं तुमने ये काम क्यों कर दिया? उसने कहा मैं डरा हुआ था। तो और उसको अवार्ड दिया गया वीरता का। तो मुझे लगता है बिना भय के आप कोई साहस का काम नहीं कर सकते। और वह शासन जो लगातार भय पैदा करता है, ये मान के चलिए कि वह रहेगा नहीं, वह कहीं ना कहीं अपनी ही जो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। और साहित्य का काम या किसी भी विचार का काम, कम से कम निर्भयता तो, कुमार गंधर्व का गाना सुनिए, है ना, कबीर को गाया उन्होंने, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। तो निर्भयता तो शायद ज़रूरी है, रहना चाहिए। लेकिन जो जिस डर की आप बात कर रहे हैं, जिस बेचैनी और जिस छटपटाहट की आप बात कर रहे हैं, तो जो पीली छतरी वाली जो आपकी कहानी है, क्या वो उसी डर की एक कहानी है? इतनी विवादास्पद कहानी रही है वो कि लोगों को लगता है कि दलितवादी एक प्रेम कहानी है और एक विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष के बीच अंदर जो चल रहा है, आप मतलब लोगों ने कई आलोचनाएं, और मैंने जब वो कहानी पढ़ी थी, मुझे भी कई चीज़ें आपसे उससे असहमति था मैं जब आपकी वो कहानी मैंने पढ़ी थी। तो आपको लगता है कि पीली छतरी वाली कहानी का एक सच जो अभी आप बता रहे थे वो भी है? नहीं, वो निर्भयता वगैरह कुछ नहीं। वो देखिए, एक होता क्या है कि बहुत सारी रचनाएं हैं और हर रचना, अच्छी रचना ऑटोबायोग्राफिकल होती है, आप उसमें उपस्थित होते हैं। तो पीली छतरी वाली लड़की तो ऑटोबायोग्राफिकल ही है, हर कोई जानता है। और उसमें जिन्होंने, जैसे आपने दलित कहा, ऐसा यह हुआ था, उसकी पहली समीक्षा डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने की, इंडिया टुडे में की। उन्होंने लिखा कि दलितवाद की करुणा, क्रोध और द्वेष की कहानी है। तो और उसमें एक भी दलित पात्र नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या कोई दलित है उस पूरी पीली छतरी वाली लड़की में? कहीं कोई नहीं है। लेकिन यह मान लिया गया कि वो दलित है। क्यों मान लिया गया? तो कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो जरा भी आप उससे हटते हैं तो मान लेता है कि ये तो वो है ना। तो ये जो इम्पोज्ड आइडेंटिटी है, इम्पोजिंग आइडेंटिटी ऑफ समवन, ये ठीक नहीं है। अगर आप उसमें देखें तो प्रेम कथा है, लव स्टोरी है, बल्कि कहा गया कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, है ना, कि जितना यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने यहाँ पूर्वाग्रह हैं, उन सब के बीच में कोई प्रेम कर रहा है। और प्रेम ऐसी चीज़ है जो अभी मैं मानता हूँ कि वह बहुत सारी चीज़ों को, कहते हैं ना, द गॉड इज़ लव, द लव इज़ गॉड। तो वो इतने फ़र्क नहीं करता है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस नस्ल का है। तो प्रेम शायद एक ऐसा स्पेस है जो संभव करता है मनुष्य के भीतर की एकता को। और वह तो एडोलसेंट लव है। आप याद करें जो उनकी है, जो यान उत्चेनासिक की का, जिसका अनुवाद निर्मल जी ने किया, रोमियो जूलियट एंड डार्कनेस, है ना, रोमियो जूलियट और अंधेरा। अब वो 2 बच्चे हैं, वह संधि के हैं, वो एक सेलर में, एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में रह रहे हैं। इसलिए डर हैं कि छिपे हुए हैं, और छिपे हुए इसलिए हैं कि बाहर बूटें टहल रही हैं नाजियों की, और कोई भी अगर पता लग जाए कि यहूदी 2 छिपे हुए हैं तो मार दिए जाएंगे। और उनमें से एक यहूदी है, एक यहूदी नहीं है। दोनों सिर्फ इसलिए छुपे हुए हैं कि उनको अपने जीवन से प्रेम है। तो अद्भुत उपन्यास है वो।
और मुझे लगता है कि प्रेम ही है जो किसी भी तरह के टोटलिटेरियनिज्म को, किसी भी तरह के सर्वसत्तावाद को, किसी तरह के फांसीवाद को, किसी तरह के तानाशाही को, किसी तरह की निरंकुशता को वो समाप्त करता है। और इसलिए आप पाएंगे जितनी प्रेम कथाएं हैं हमारे फोकलोर, सब बड़ी ट्रेजिक हैं, सब ट्रेजिक हैं, सब ये दुखांत हैं। और आप कहीं का भी देखिए, आप मॉरिशस जाइए, वहाँ की प्रेम कथा दुखांत है। आप अपने यहाँ के देखिए, वो सब दुखांत हैं। ये दुखांत क्यों हो? क्या हम इस ट्रेजिडी को बदल नहीं सकते? और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं यह भावना उन सब में भी रही होगी जिन्होंने वो गाथाएं लिखी कि ये ट्रेजिडी ना हो। तो इस रूप में उसको पीली छतरी वाली लड़की का इतना विरोध हुआ, और हुआ क्यों कि किसी ने कहा कि ये ब्राह्मणों का विरोधी है। तो उसमें सारे ब्राह्मण मेरे मित्र भी हैं, मेरी बहू ब्राह्मण है, सोचिए आप। अब वो पूरा लगा कि वो तो एंटी ब्राह्मणिकल एक वो है, और उसमें हमले होने शुरू हुए। और इतनी मोटी फाइल है मेरे पास जिसमें कहा गया है तो पागल कुत्ता है, इसको ढेले मारना चाहिए। और इंटरव्यूज़ आए, मैंने कहा एक बार पढ़ के तो देखिए। सुधीश जी ने फ़ोन किया कि उदय जी ये क्या लिखा, मैंने कहा सरफेस पे मत जाइए, मैंने कथॉट किया है, आप उसको पढ़ के देखिए, उसके की में जाइए। तो आप देखिए, आप फिर से उसकी पुनर्व्याख्या हुई, दूसरी तरह से लोगों ने उसको समझा। तो कभी कभी होता क्या है कि कोई भी नैरेटिव अपना अर्थ पहली रीडिंग में नहीं खोलता है। वो क्यों ऐसा कहा जाता है कि उसके कुछ पोस्टीरिटी होती है, वो बाद में। आज वो कहाँ नहीं है, किस भाषा में नहीं है, भारत की किस भाषा में नहीं है और दुनिया की किस भाषा में नहीं। येल यूनिवर्सिटी पेंगुइन ने पहले किया, फिर पर्ज किया, फिर येल यूनिवर्सिटी में आई, और उसको न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स ने 50 साल की वर्ल्ड लिटरेचर की क्लासिक्स में 10 जो छांटे उसमें उसको शामिल किया। तो मुझे लगता है कि रचनाओं को समझना चाहिए। कोई भी कला अपने उद्देश्य में कभी भी, अनलेस कि वो बहुत ही एडवोकेसी की ना हो, किसी का प्रचार न करती हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन को न ज़बरदस्ती किसी के ऊपर डालती हो, इंडॉक्ट्रिनेट न करती हो, अगर वो सचमुच रचना है और कला है तो वो मान के चलिए वो लिबरेट करती है, मुक्त करती है, और उसका उद्देश्य हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन जैसे डीएनए जैसे शब्द का आपने इस्तेमाल किया उसमें, तो जैसे आपको जैसे कि उसको मैं और आगे बढ़ाऊँ उस कहानी को, तो जो कि तिरछी कहानी है आपकी, या 56 तोले का करधन है, या हीरा लाल का भूत है। हीरा लाल का भूत पढ़ते वक्त जब मैंने उस कहानी को पढ़ा था, मैं भी डर सा गया था उस कहानी को पढ़ते हुए। यथार्थ का इतना डरावना सौंदर्य उस कहानी के अंदर है। उसको कहानी को पढ़ते हुए मुझे प्रेमचंद का कफन याद आती है। तो आपको लगता है कि डरावना सौंदर्य आप कैसे भूल लेते हैं? मैं पहले बता दूं, जब पीली छतरी वाली लड़की मैंने लिखी थी ये सन 2000 में, तो उसमें डीएनए कोई जानता नहीं था, कोई शब्द नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे, उसको पढ़ें, तो वो जेनेटिक इंटरेक्शंस की बात करता है और कहता है कि इस देश में पिछले 5000 साल में, उसमें एक कैरेक्टर है किन्नू दा, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो वो कहते हैं भारत में पिछले 5000 साल में 13% से 87% तक जेनेटिक इंटरेक्शंस हो चुके हैं। तो आज कोई कहे कि मैं प्योर हूँ, कोई जाति या कोई, तो ये गलत है, ये आधारहीन है, बेसलेस है। तो इस पे है वो, उसमें बल्कि एक जगह आता भी है कि आप कोई महानगर में कोई ऐसा परिवार चुनिए जिसमें 4-5 पीढ़ियाँ एक साथ हों, जॉइंट फैमिली, चाहे भले ही मिलने आ गए हों किसी वजह से, उनको एक साथ बिठा करके और उनका एक फैमिली फोटोग्राफ खींचिए, है ना, और फिर उन सब की फेस की मॉर्फोलॉजिकल उनको एनालाइज करिए, तो आप पाएंगे कि भारत का एक परिवार 5 पीढ़ियों का भारत की पूरी जेनेटिक हिस्ट्री को सामने ले आता है। कोई मंगोलाइड होगा, कोई आर्यन होगा, कोई द्रविड़ होगा, कोई कुछ और होगा, एक फैमिली। तो जहाँ पर एक परिवार पूरे भारत की जेनेटिक हिस्ट्री की यूनिटी को प्रकट कर रहा है, वहाँ आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरी ये है कि वो हिंदी विभाग के भीतर गठित हो रहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी डिपार्टमेंट है, और ये हर फिलोलॉजिस्ट मानता है कि भाषा कहीं ना कहीं एक मिनिस्क्यूल होती है, आपकी चेतना की, समाज की चेतना की, उस भाषिक समुदाय की चेतना की। एंगल्स कहते थे कि लैंग्वेज इज ए प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस, वो आपकी व्यवहारिक चेतना है। तो वो भाषा जो है एक तरह का एपिसेंटर है। तो जो आप बाहर पाएंगे ना, जितना भी कंजर्वेटिविज्म पाएंगे, पिछड़ापन पाएंगे, जितना उसका प्रतिकार पाएंगे, वो आप जाके देखिए, उर्दू विभाग में जाके देखिए,
और हिंदी विभाग में जाके, और अंग्रेजी विभाग में भी जाके देखिए, भाषाओं के जो विभाग हैं वो एपी सेंटर्स हैं। और आज तो समय ही माना जाता है कि 90 के बाद का जो परिवर्तन हुआ है, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, ये स्पीच सेंट्रिक है। भाषा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज इतना बड़ा प्रोडक्शन है लैंग्वेज का, भाषा का, कि हर कोई भाषा जो जानता है वो बोल रहा है। जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है वो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है। जो चैटर कर रहा है वो स्पेस ले रहा है, जो कमेंट्री कर रहा है वो स्पेस ले रहा है, जो प्रीचिंग कर रहा है, उपदेश दे रहा है, वो स्पेस ले रहा है, जो पॉलिटिकल जार्गन कर रहा है वो स्पेस ले रहा है। हम लोग तो इतने साइलेंट लोग हैं, हम लोग लेखक हैं, कोने में बैठ जाते हैं एक कागज़ लेकर के, हमारा कोई स्पेस ही नहीं है। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि किसी की भी सामाजिक जो स्थिति बनती है वो उससे बनती है कि वो भाषा में शेयरिंग कितनी है उसकी। हमारी क्या शेयरिंग है आप बताइए, हमारी किताबें कितनी बिकती हैं, हिंदी भाषा का कोई कवि, उसकी क्या शेयरिंग है। और आप तुलना कर लीजिए किसी लोकल प्रीचर के साथ, एक मदारी भी खड़ा होगा उसकी भाषा में ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी। तो ये शेयरिंग नहीं रही हमारी, तो भाषा हमारे हाथ से चली गई, इस टेक्नोलॉजी ने हमसे ले लिया। अब हम स्पेस जो पा रहे हैं अपना, वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और जिनके भीतर निश्चित ही अपने समय के लिए बड़ी गहरी चिंताएं हैं। और वो चिंताएं सिर्फ पॉलिटिकल या फाइनेंशियल ही नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी, पूरे इन्वायरमेंट की है, पूरे पर्यावरण की है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो कलाकार होता है, जो साहित्यकार होता है, वो कहीं ना कहीं एक तितली की तरह होता है, एक चिड़िया की तरह होता है। और मैं आपसे कह रहा था अभी कमरे में कि हमारी तो वर्णमाला चिड़ियों की वर्णमाला है, और हम चाहते हैं कि हम बोलें, अपनी अपनी बोली बोलें और हमें सुना जाए। क्योंकि जब तक हम बचे रहेंगे तब तक पर्यावरण बचा रहेगा, और हम नहीं रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस रूप में उसमें आप पाएंगे पीली छती बाई लड़की में वो यही है कि वो कहीं ना कहीं दो चिड़ियों के बीच घटता हुआ प्रेम है वो। और उसको आप इस तरह से आइडेंटिटी में मत डालिए कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस रीजन का है, किस एरिया का है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी लड़के हैं। दूसरा जो आपने इसका कहा, हीरालाल का भूत, तो शायद बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं मानता हूँ। और वो इसलिए कि मैंने देखा, और ये हमारे आसपास घटी हुई घटना थी, है क्या कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा काम करवाने लगें, बहुत अधिक काम करवाने लगें, है ना, 8 घंटे जो शेड्यूल्ड है उससे बढ़ा करके आप उसको 10 घंटे कर दें, 12 घंटे कर दें, 15 घंटे कर दें, 16 घंटे कर दें, बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा कि उसकी जो वास्तविक स्वाभाविक जो उसकी ज़रूरतें हैं, ये मनुष्य रहने की या स्वाभाविक रहने की, नॉर्मल रहने की, वो खत्म होती जाएंगी। और कहीं ना कहीं वह डीह्यूमनाइजेशन की एक पूरी प्रक्रिया में वो ढलना शुरू होगा। कहा जाता है, लुई बुनुएल ने कहा है ना, ये बहुत लोगों ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत लोगों का कहना है कि जो आराम हराम है का नारा दिया गया, ये बहुत गलत नारा था। क्योंकि आराम चाहिए, लेजर चाहिए। जब तक अवकाश नहीं होगा तब तक कलाएं नहीं पैदा होंगी, स्वप्न नहीं पैदा होंगे। और तो लुई बुनुएल कहता था कि 24 घंटे में से 20 घंटे आदमी को सोना चाहिए और स्वप्न देखना चाहिए, है ना। लेकिन आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसमें हीरालाल जो है उसका काम बढ़ता जाता है। और एक स्टेज ये आती है कि उसकी नींद का समय नहीं रहता है। मुश्किल हो गया है कि वो जाग रहा है कि सो रहा है। तो जागने और सोने के बीच की वो स्थिति में है, न वो सोया हुआ है न वो जागा हुआ है। और वह बहुत मार्मिक कहानी है कि उसके लेबर ने उसके कहते हैं ना कि आप जब कहीं काम करते हैं तो सिर्फ अपना श्रम ही नहीं बेचते हैं, अपना जीवन भी बेचते हैं, अपना समय भी बेचते हैं। और कुछ समय तो आपके पास रहना चाहिए। हम ही लोग थे पहले, बहुत मेहनत करते थे और पता लगा 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 22-22 घंटे काम कर रहे हैं। आज महसूस होता है कि हमने बच्चों को उतना समय नहीं दिया, हमने अपने परिवार को उतना समय नहीं दिया, हम अपने दोस्तों को नहीं देख पाए, आसपास हमने जाना नहीं कि क्या क्या बदल गया। तो यह जो और हीरालाल का भूत उपरांत फिल्म बनी, बल्कि ये थोड़ा सा वो होगा, मुझे खुशी हो रही है कि वो उसकी शूटिंग गाँव में हुई और मेरे घर में हुई, और बहुत कम बजट था। मोहन हरी थे उसके डायरेक्टर, और वो डेब्यू है बहुत लोगों का। और उसमें जैसे मकरंद देशपांडे वो उसके हीरो थे, अब वो पृथ्वी थिएटर के डायरेक्टर हैं। मोहन आगाशे का डेब्यू था, वो FTI के डायरेक्टर बने। सुधीर पांडे को आप जानते ही हैं, जो देवकीनंदन पांडे जो पुराने हिंदी के समाचार हैं ना, ये आकाशवाणी है, तो वो देवकीनंदन पांडे के बेटे, वो जाने माने अब स्टार हैं। तीजन बाई
इन सब लोगों ने उसमें भूमिकाएं की, और यहाँ तक कि हमारे गांव के, मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसने उसमें रोल न किया हो। एक बिजली विभाग के थे, उनको उसमें रोल मिला, गांव के कुत्तों तक ने उसमें भूमिका निभाई। और वो इतनी पॉपुलर हुई कि 2014 में आपका जो ये नया परिवर्तन हुआ है, उसके 2 दिन पहले यानी 14 मई को, 16 मई को चुनाव के परिणाम आए हैं। 14 मई को मैं म्यूनिख में था। अब म्यूनिख जो है जर्मनी के बावेरिया में आता है, और वहाँ जो स्कूल है वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्कूल है। वहाँ पर उन्होंने जर्मन में उसका थिएटर डिपार्टमेंट में बच्चों ने उसको ड्रामेटाइज किया था, तो मैं वहाँ था। तो आप देखिए उसकी रीच कितनी है, उसमें से भाषा बाधा नहीं बनती है। अगर आप सचमुच कुछ ऐसा कर दें तो वह एक मनुष्य के लगातार उसके श्रम को इतना अधिक बढ़ाते जाना कि उसके भीतर मनुष्य न बचे। और ये तो औपनिषदिक है कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, बड़ा मुश्किल है जवाब देना। तो ये उस स्टेज तक पहुंचा देना किसी को कि उसके न जिंदा है, ना मरा हुआ है, ना जाग रहा है, ना सो रहा है, इससे ज़्यादा क्रूरता अमानवीयता क्या हो सकती है। उसकी कहानी थी, उसको समझा लोगों ने, और बहुत समझा, और यही है। तो कहानी से मैं थोड़ा कविता की तरफ आता हूँ आपके, क्योंकि आपका जो सुनो कारीगर जो आपका पहला कविता संग्रह था, लेकिन आपके लिए अच्छी कविता क्या है, मैं इससे बाद में आपसे बात करूँगा। और हम एक कविता भी आपकी सुनना चाहेंगे। एक कविता है आपकी जो आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। आप कवि के तौर पर आपको लगता है कि अगर मैं कवि के तौर पर आप खुद को मतलब बोलना पसंद करते हैं कहानीकार के तौर पर? नहीं, मैं कवि ही हूँ। सच पूछें तो मैं पहले भी करा था, ओरिजिनली आई एम ए पोएट, और हर कोई कवि ही होता है, आप भी होंगे। और ये पोएट, ये कवि होना एक काव्यात्मकता ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है। मैं मजाक में कहा करता हूँ कि मैंने धोखे से कभी एक कमीज सिल दी तो लोग मुझको दर्जी कहने लगे, जबकि मैं कुम्हार था, है ना। तो कहानी ऐसा है कि मैंने कभी लिखी नहीं, मैं समझ में नहीं आती थी कि कहानी कैसे लिखते हैं। तो जो कॉलेज में मैगजीन निकलती है, ये शायद फर्स्ट ईयर में था मैं, तो दोस्तों ने कहा कि नहीं इसमें कहानी भी लिखो एक। तो मैंने एक कहानी लिखी, बिजली का बल्ब और मौत का फासला। कविताएं भी थी उसमें मेरी। तो कविता नहीं पहुंचती है बहुत लोगों तक, लेकिन वो कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि उसने बहुत लोकप्रिय, लेकिन तब भी मैंने नहीं लिख पाया। फिर इमरजेंसी में, आपातकाल में, जब काफ़ी हम लोग सभी, JNU तो बड़ा बदनाम है, लेकिन मैं JNU में ही था, तो वहाँ दोस्तों ने कहा कि कहानी लिखो एक। और मेरी उम्र कितनी रही होगी, ये सन 75 की बात है, 52 में पैदा हुआ, तो 23 साल की उम्र रही होगी। तो मैंने टिपचू कहानी लिखी। तो रात में उसको मेस में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कई जगह पढ़ते थे जा करके, और जब पढ़ते थे इतना बड़ा रिस्पांस होता था, स्पार्टकस हल्ला मचता था। तो लगा कि ये तो बहुत दोनों लोगों तक पहुंच रही है। और फिर बाद में वो शायद 80 में या 79-80 में वो सारिका में छपी, जब उसके कन्हैयालाल नंदन जी संपादक थे। तो उसमें तो फिर तांता ही लग गया। वो मेरे ख्याल से 9 या 10 अंकों तक उसमें चिट्ठियाँ ही आती रहीं, और लोग मुझको भेजना शुरू कर दिया लोगों ने कि हम मिलना चाहते हैं, टिपचू कहाँ है। और बाद में लोगों ने कहा कि ये उत्तराधुनिक कहानी, ये नहीं, ये जादुई यथार्थवादी कहानी है। जबकि जादुई यथार्थवाद तब था ही, कोई जानता भी नहीं था, मैं भी नहीं जानता था कि क्या होता है मैजिकल रियलिज्म। तो अब वो कहानी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई, मैं आप सोचता हूँ तो उसका साधारण कारण यह है कि हर किसी के भीतर जिजीविषा होती, जीने की इच्छा होती, और वह उसी जिजीविषा की कहानी है। और वह शुरू हुई थी ऐसी, कुछ घटनाएं मेरी हैं, कुछ मेरे एक दोस्त थे उनकी हैं, एक और दोस्त, 3 लोगों की घटनाएं मिला करके वो कहानी लिखी, और लिखी बिल्कुल झटके में। तो कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत सोच विचार करके, तमाम तरह की विचारधाराओं को ध्यान में रख के, उसको फिल्टरिंग करते हुए और उससे लिखते हैं, तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सहजता, और शायद वो कहते हैं ना कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि समय लिखवाता है आपसे, कोई लेखक नहीं होते, टाइम हु मेक्स यू टू राइट, तो समय ही लिखवाता है। और वो लिखी गई। ये कविता जो आपने पढ़ी,
ये कविता तमाम बैनरों में आती है, पोस्टरों में आती है, फिल्मों में भी है ये। कई फिल्मों में जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उसमें ये पोस्टर में दिखाई दे जाएगा ये कविता लिखी हुई। ये क्यों लोकप्रिय हो गई है, इसका रहस्य तो मैं भी नहीं जानता। इसका रहस्य आप सब जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो इसको प्रयोग करते हैं। तो यह है। और कविता हम सुनना चाहेंगे आपसे। वैसे बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर लगे कि मैं मतलब कुछ तो रोका जाए। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। ये बचाओ। चिंता करो मूर्धन्य शाकी, चिंता करो मूर्धन्य शाकी, किसी तरह बचा सको तो बचा लो अंगा। काका काका अंगा। देखो कौन चुरा कर लिए चला जा रहा है खड़ी पाई और नागरी के सारे अंक, जाने कहाँ चला गया ऋषियों का री। चली आ रही हैं इस्पात फाइबर, ये बहुत पुरानी कविता है। चली आ रही हैं इस्पात फाइबर और अज्ञात यौगिक धातुओं की तमाम अपरिचित अभूतपूर्व चीज़ें, किसी विस्फोट के बादल की तरह हमारे संसार में बैटरी का हनुमान उठा रहा है प्लास्टिक का पहाड़, और बच्चों के हाथों में बोल रही है कोई डरावनी सी चीज़, डीप डीप डीप। बचा लो मेरी नानी का पहियों वाला काठ का नीला घोड़ा, बचा लो मेरी नानी का पहियों वाला काठ का नीला घोड़ा, संभाल कर रखो अपने लट्टू, पतंगें छुपा दो किसी सुरक्षित जगह पर। देखो हिलता है पृथ्वी पर अमरूद का अंतिम पेड़, उड़ते हैं आकाश में पृथ्वी के अंतिम तोते। बताएं सारे विद्वान मैं कहाँ पर टांग लूँ अपने दादा की मिर्जई, किस संग्रहालय को भेजूँ पिता का वसूला, माँ का करधन और बहन के बिछुए किस सरकार को सौंपूं हिफाजत के लिए। मैं अपील करता हूँ राष्ट्रपति से, वे घोषित करें खिचड़ी, ठठेरा, मदारी, लोहार, किताब, भड़भूंजा, कवि और हाथी को विलुप्त प्राय राष्ट्रीय प्राणी। वैसे खड़ाऊं, दातून और पीतल के लोटे को बचाने की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है। रथ, राजकुमारी, धनुष, ढाल और तांत्रिकों के संरक्षण के लिए भी ज़रूरी नहीं है कोई कानून। बचाना ही हो तो बचाए जाने चाहिए गांव में खेत, जंगल में पेड़, शहर में हवा, पेड़ों में घोंसले, अखबारों में सच्चाई, राजनीति में नैतिकता, प्रशासन में मनुष्यता, दाल में हल्दी। क्या कुम्हार धर्मनिरपेक्षता और एक दूसरे पर भरोसे को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता संविधान में संशोधन? सरदार जी आप तो बचाइए अपनी पगड़ी और पंजाब का टप्पा। मुल्ला जी उर्दू के बाद आप फिक्र करें कोरमे के शोरबे का जायका बचाने की। इधर मैं एक बार फिर करता हूँ प्रयत्न कि बच सके तो बच जाए हिंदी में समकालीन कविता। आपने हिंदी में समकालीन कविता की बात की है। धूमिल कहते थे कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। आप मानते हैं ये? नहीं, तमीज क्या है, वो कविता भाषा में आदमी होना है और तमीज ही नहीं है। ये तमीज तो देखिए सभ्यता का है, एटिकेट का है, और कविता मनुष्य मानवीय बनाती है। और मुक्तिबोध को मैं का उदाहरण देना चाहूँगा। वो कहते थे कि जो रचना है वह गहनतम मानवीय सक्रियता है, द डीपेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। जब तक आप बहुत गहराई के साथ मनुष्य नहीं होंगे तब तक आप कविता नहीं लिख सकते। और कहते हैं कि करुणा क्रोध दोनों ज़रूरी होते हैं। ये तो माना ही जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो मारा कोई और गया, मारी तो चिड़िया गई है, क्रौंच मारे गया, और पीड़ा किसको हो रही है? कवि को हो रही है। तो जब तक दूसरे की पीड़ा को आप अंतर्भूत नहीं करेंगे तब तक शायद कवि नहीं हो सकते।
तो कभी कभी होना इसलिए कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ कि कोई राजनीतिक कर्म नहीं है, यह बहुत गहराई से मानवीय कर्म है। और इसको मानते हैं कि ये इंट्रांजिटिव है। जैसे कर्म क्या होता है, कर्म मतलब होता है एक्शन, वर्ब कहते हैं ना आप, कोई काम करना क्रिया है ये, लेकिन यह अकर्म है, ये इंट्रांजिटिव है, यानी आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन कुछ लिख तो रहे हैं। लिखना अकर्म है लेकिन बहुत बड़ा कर्म है ये। और शब्द का कर्म, हम शब्द कर्मी हैं। इसकी क्यों कहा जाता है कि जो शब्द कर्मी होता है सत्ता उसके पास होती है, और ये माना जाता है कि सारी सत्ताएं अंत में निश्रित होती हैं शब्द में, पद में। आप भर्तृहरि को पढ़िए, आप फिलोलॉजिस्ट को पढ़िए, तो हमारी कोई सत्ता नहीं है। हमारे पास कोई कलबुर्गी को आके मार गए 2 लोग, है ना, तो क्या सत्ता है? वी आर मोस्ट पावरलेस पीपल। लेकिन हमारे पास शब्द हैं और ये शब्द जीवित रहते हैं, और अंत में कहते हैं ना कि ये विस्फोट करते हैं, ये एक्सप्लोजिव होते हैं, और ये आदमी रहे न रहे जिसने उस शब्द का प्रयोग किया हो, ये शब्द रह जाते हैं। और आज भी हम देखिए याद करते हैं उन लोगों को जिनके शब्द रह गए हैं हमारे पास। तो इनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए, और शब्द की सत्ता मैं मानता हूँ कि राजनीति की सत्ता या पूंजी की सत्ता से हमेशा बड़ी होती है। और एक बड़ा कहावत चलती है ना कि आप पूछा जाए कि बुद्ध के समय में सबसे बड़ा नगर सेठ कौन था, कोई नहीं जानता कि कौन मिलियनायर था, कौन बिलियनायर था बुद्ध के समय में, लेकिन बुद्ध को सब जानते हैं। तो यह धारणा बनी रहनी चाहिए, और यही मुझे लगता है हर साहित्यकार या कलाकार का ये जीवन होना चाहिए। लेकिन आपने साहित्य की सत्ता की बात की है, लेकिन साहित्य के अंदर भी जाति, जेंडर असमानता और जो साहित्य का जो समाज है उस समाजों में बटा हुआ है, तो फिर क्या अंतर है एक साहित्यकार में और एक सियासत में? अंतर यूं अब इसका क्या करें, प्रदूषण तो हर जगह है ना। आप कहीं दिल्ली में उससे खोजेंगे कि कहाँ आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलता है ना। तो असंभव होता है, ये बहुत असंभव संभव है, ये असंभव संभावना है। लेकिन यह भी है, ये कहा जाता है कि लेखक कौन है बताइए आप। जैसे मैं आपसे पूछूं तो एक बहुत अच्छा लेख है जो उसका रोलाबाद का है, द राइटर एंड द ऑथर। तो जो ऑथर और हिंदी में करेंगे तो दोनों लेखक कहेंगे, लेकिन शायद हम हिंदी में अनुवाद करें ऑथर एंड राइटर, तो आप कहें कि रचनाकार और लेखक, है ना। तो उसका कहना है कि जो ऑथर था ये विज्ञान के पहले था, आधुनिकता के बहुत पहले था। और जब जिसको विजडम कहते हैं, जब अनुभवों से सीखते थे कि आग में हाथ रखा तो जल गए, तो जाना कि हाँ ये अनुभव आया, तो ज्ञान आया, इसको विजडम कहते थे, बुद्धि कहते थे। तो ऑथर जो हुआ उस समय, तब तक भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, वो बोलता था लिपियों में, बाद में उसको लोगों ने लिपिबद्ध किया। तो ऑथर कौन था? जिसकी अथॉरिटी थी। अथॉरिटी किस पर? लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज पर जिसकी अथॉरिटी थी वो ऑथर था। तो ऑथर कौन था? तो आप गीता पढ़िए तो कृष्ण ऑथर लगते हैं, दार्शनिक थे। बाइबल पढ़िए तो क्राइस्ट ऑथर लगते हैं, है ना। और कुरान पढ़िए तो प्रॉफेट मोहम्मद ऑथर लगते हैं। वो ऑथर थे, लेकिन बहुत इरेशनल थे वो। और जब विज्ञान आया, तार्किकता आई, रेशनलिटी आई, तो हर कोई लेखक बन गया, राइटर बन गया। वकील भी राइटर बन गया, नेता भी राइटर बन गया, पेशकार जो बैठता है वो भी राइटर बन गया, टीचर जो था वो भी राइटर बन गया। तो राइटर आ गए। तो उसने कहा कि जो ऑथर था वह इरेशनल था। जैसे ये क्राइस्ट कह सकते थे कि सारे ब्रह्मांड का जो केंद्र है सौरमंडल का, वो पृथ्वी है। गलत है। आज हम सब जानते हैं कि नहीं है, सूर्य है। तो आप उनको खारिज कर दीजिए। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो सारे ऑथर्स में हैं। वो ऑथर हैं, प्रॉफिट तो हमने मान लिया, है ना। तो वो अथॉरिटी जिसकी थी भाषा पर, वो कहीं ना कहीं ऐसी थी। मैं कई बार गांधी जी का उदाहरण दिया करता हूँ कि जब 1932-34 में जब भूकंप आया उड़ीसा और बिहार और बंगाल में, करोड़ों लोग मरे, तो गांधी जी ने कहा कि वहाँ के लोगों के पाप का दंड है ये, और इसलिए मरे इतने लोग। अब उनका विरोध किसने नहीं, सब ने किया। नेहरू तो नहीं है याद मुझे, लेकिन प्रेमचंद जी ने किया, और टैगोर ने तो बराबर उनको कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अस्पृश्यता के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो अस्पृश्यता है ये पाप है, और वहीं ये भूकंप आया है जहाँ ये अस्पृश्यता सबसे ज़्यादा। तो एक वो ऑथर इरेशनल बात कर रहे थे,
लेकिन बहुत सही बात कर रहे थे, तो ऐसी बात कह रहे थे जो आज हम मानते हैं कि नहीं होना चाहिए था। तो यह संदेश एक ऑथर दे सकता है, इसीलिए यह माना जाता है कि ऑथर के प्रति आपकी श्रद्धा पैदा होती है, या फेथ पैदा होता है। राइटर के प्रति, राइटर का फैन हो सकते हैं, जैसे आपने मुझसे कहा ना कि तो कोई किसी का फैन हो सकता है, फैथ नहीं हो सकता। मैं अपने प्रति आस्था नहीं पैदा कर सकता लोगों की, एक गलती करूंगा। ये तुर्गनेव कहते थे कि लोगों के प्रति, अपने प्रति क्या कहें उसको, किसी भी लेखक के भीतर अपने प्रति पाठकों का सम्मान पाने के लिए जीवन लग जाता है, वर्षों लग जाते हैं, और उससे गिरना 2 मिनट में हो जाता है ना। लेकिन ऑथर के साथ नहीं होता है, वो नहीं गिरता है, उसको गिराने की कोशिशें होती हैं, वो बना रहता है। और ये बात को मान लेना चाहिए कि जब जब ये कोशिश की गई कि हम उन सबको हटा दें, हम उनको भूल जाए, नहीं भुलाया जा सका। और इसलिए शब्द की सत्ता, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी होती है, और वो तमाम तरह की रेशनल एनालिसिस इन सबसे अलग होती है। और होता क्या है, वो जो कबीर का पद है ना कि ज्ञान की जड़िया दई, तो एक जड़ी होती है, एक शब्द होता है जो चल जाता है और चारों तरफ चल जाता है, जुमले नहीं चलते हैं। तो ये है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन आपने जुमले की बात की है, तो जो हिंदी जो साहित्य है, अब जो आपने पीड़ा की बात की, आपने शब्दों की सत्ता की बात की, जो हिंदी साहित्य के जो मतलब आपको लगता है कि जैसे JLF है, तो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि वही चेहरे, वही लोग मुझे हर बार दिखते हैं। गुलजार साहब आ जाते हैं, आप आ जाते हैं, जावेद अख्तर साहब आ जाते हैं। हिंदी में ख़ास तौर से हीरो की कमी है, हिंदी साहित्य में हीरो की कमी है हमारे पास, बहुत सारे हीरो नहीं है हमारे पास। आपको लगता है कि हिंदी संकट काल के दौर से गुजर रही है, हिंदी साहित्य खास तौर से? मैं इसका बड़ा लंबा उत्तर नहीं दूंगा, मैं छोटा सा देता हूँ कि मैं एक घटना ही बता देता हूँ। ये हिंदी के बारे में, एक तो हिंदी है क्या, मैं हिंदियाँ कहा करता हूँ कि हिंदी प्लूरल में है, एक वचन नहीं है। और जो मान लिया कि ये हिंदी है इलाहाबाद बनारस वाली, वो हिंदी नहीं है। जैसे मेरे यहाँ जाएंगे आप, मैं छत्तीसगढ़ की सीमा का हूँ, मेरी हिंदी बिल्कुल अलग है, मेरी वोकेबुलरी अलग है, मेरे शब्द भंडार बिल्कुल भिन्न है। मैं तो मजाक किया करता हूँ कि हमारे यहाँ एक स्कूल में एक प्रिंसिपल आए, तो बनारस की तरफ से आए जहाँ हिंदी है, और वो हमारे यहाँ का जो हिंदी का अध्यापक था वो वहीं का था, छत्तीसगढ़ का था, और उसका क्लर्क जो था उस स्कूल में वो भी वहीं का था, छत्तीसगढ़ी था। तो उसको छुट्टी चाहिए, तो उसने एप्लीकेशन दिया कि माननीय प्राचार्य महोदय, मेरा घींच पिरा रहा है, मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो उन्होंने ये तो जान लिया कि घींच पिरा रहा है मतलब पीड़ा है, और तो उन्हें ये घींच क्या है, चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, हिंदी के अध्यापक को बुलाया, वो छत्तीसगढ़ी था। उन्होंने कहा कि ये बताओ ये घींच क्या है। तो उन्होंने कहा, सर आप घींच नहीं जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा लेमाड़ी। तो उसने कहा ये क्या है? उसने कहा घोंगा। तो उसने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा गुटकी। फिर उसने कहा नटई, फिर गटई, पता लगा 13 शब्द इतने पार्ट के लिए हैं, वो हमारी हिंदी में है ना, यहाँ की हिंदी में नहीं है। तो ऐसे यहाँ की जो रीजनल जनपदीय जो लोग, उसमें इतने शब्द भंडार उनके भिन्न हैं। जो बर्फ़ वाले इलाके से आते हैं उनके पास बर्फ़ के इतने नाम हैं, हमारे यहाँ बर्फ़ होती ही नहीं है, हम नहीं जानते। मेरा कहना इसमें यह है कि हिंदी प्लूरल है और हिंदियाँ हैं, और जब से उसको एक मानकीकरण किया गया, एक ये हिंदी है, वहीं से इसकी सीमाएं शुरू हुई। वरना कहने के लिए तो हम खुद कहते हैं कि 700 मिलियन 700 मिलियन बोलने वाले हिंदी के हैं और समझने वाले हिंदी के हैं, लेकिन वो कहीं की भाषा नहीं है। अगर आप उसको खोजो, कहीं एक कविता संग्रह लिखी हो 300-500 बिक जाए तो गनीमत है। 80 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं वहाँ 300 प्रतियां बिके कविता की, तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। तो भाषा को आने दीजिए। और इस पे तो उनका जो बलराज साहनी का वो JNU में दुर्भाग्य से उनका जो वक्तव्य है, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जालंधर में पैदा हुआ, मैं तो पंजाबी हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी, फिर मैं अंग्रेजी में पढ़ाई की, मैं तो शांति निकेतन में प्रोफेसर भी बना, तो इंग्लिश का बना बलराज साहनी। बाद में एक्टर के रूप में जाने गए, और तब बने जब वहाँ टैगोर थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी थे हिंदी विभाग में। तो उन्होंने कहा कि शांति निकेतन की कैंपस की जो भाषा थी वो तो हिंदी थी, तमिलनाडु से, कर्नाटक से,
उड़ीसा से, बंगाल से आने वाले लोग, कैंपस में बच्चे जो थे, छात्र, वो हिंदी बोलते थे और हिंदी सब समझते थे। उन्होंने कहा लेकिन जब मैं हिंदी विभाग में जाता था तो कौन सी भाषा बोलते मैं नहीं समझता था। तो उन्होंने कहा मुझको हिंदी सिखाई शांति निकेतन के कैंपस ने, और हिंदी सिखाया विमल राय ने सिनेमा में। तो आप यह मान के चलिए कि हिंदी कौन सी है, इस पर हम लोग लंबी बातें कर सकते हैं। और कोई बनाई हुई भाषा आप मान के चलें जिस स्पॉन्सर्ड हो, फंडेड हो, स्टेट की हो, वो नहीं चलती है, उसका जीवन काल बहुत कम होता है। तो हिंदी बनेगी या बन रही है, और धीरे धीरे हिंदी उस रूप में सामने आएगी, बहुत इंक्लूसिव होगी वो। उसमें आप पाएंगे कि अब रांगे राघव तमिल थे, कौन जानता कि तमिल थे, लेकिन इतने अद्भुत उपन्यास उन्होंने लिखे, तो उनको भी श्रेय मिलेगा कि नहीं, ये भी हमारे तमिल लेखक भी, तमिल मूल का भी कोई व्यक्ति हिंदी का बड़ा साहित्यकार हो सकता है। जब यह भावना आएगी तब हिंदी बढ़ेगी। लेकिन जो दिक्कत जो है, मैं थोड़ा आपको नूर रोक रहा हूँ, दिक्कत ये है कि जो कम्युनिकेशन के जो दूसरे माध्यम हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, गाने, गीतकार हैं, इन्होंने अब समय के साथ खुद को बदला है, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी ने, साहित्यकारों ने कभी वो अतीत में ही फंसे, इतिहास में ही फंसे हैं। ये दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है हिंदी में। नहीं, प्रतिभाएं तो देखिए, आप सही कह रहे हैं कि आप आजकल देखिए बहुत सारी, देखो गुलजार जो है बंदनी से लेकर आज तक नए नए गीत नए तरीके से लिख रहे हैं। अभी इरशाद कामिल हैं, उनकी जो एमफिल है, वो हिंदी कवि हैं, समकालीन हिंदी कविता पर उनकी पीएचडी है, और वो वहाँ बहुत अद्भुत गाने लिख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शैलेंद्र क्या थे, शैलेंद्र के गीत इप्टा में आए वो, और एक कवि थे, अब उनको कवि माना ही नहीं, आपने साहित्यकार माना ही नहीं। और एक घटना और है जो बताना चाहता हूँ कि जो रीजनल कहते हैं ना कम्युनिटी परसेप्शंस हैं, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया, मैं फिर से दे देता हूँ विमल मित्र का। विमल मित्र बहुत बड़े बंगाली लेखक, आप सब जानते हैं, उपन्यासकार, लेकिन उनको बंगाल से ज़्यादा हिंदी में लोकप्रियता मिली, और हिंदी में लोकप्रियता मिली सुरसतिया नाम का उपन्यास उनका सीरियलाइज हुआ धर्मयुग में। तो धर्मयुग में छपता था, बहुत लोकप्रिय थे वो। और उसका कारण ये था कि वो थे स्टेशन मास्टर रेलवे के, और वो हमारा जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाकौशल, उस समय वो होता था BNR, बंगाल नागपुर रेलवे। तो बंगाल के बहुत सारे अधिकारी रेलवे के, वो इन जगहों पर पोस्टेड होते थे। तो उन्होंने जो जीवन देखा, जो समाज देखा, वो हमारे यहाँ का देखा। लिखते बंगाली में उपन्यास थे, लेकिन उनके उपन्यास की जो कथाएं थी वो हमारे क्षेत्र की होती थी। तो उनको बंगाल में माना ही नहीं गया कि ये बंगाली साहित्यकार हैं। तो बंगाल में उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो बहुत निराश होते थे वो कि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, मेरी तो आकांक्षा थी कि मैं तॉल्स्टॉय बनूं या दोस्तोयेवस्की बनूं और कुछ बनूं, और यहाँ तो मुझको कोई उपन्यासकार ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर धर्मवीर भारती को। वो मैंने पत्र देखा है, और उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या किया है, और मैं तो मानता था कि मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, तुम लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, हिंदी ने जो सम्मान दिया, मुझे बंगाल ने नहीं दिया। तो भारती जी ने उनका जो जवाब दिया है वो अभी मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ कि एक कोई लोक कथा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा पानी में वृत्त बनाना चाहता है। जैसे आप कुछ डालते हैं ना, वृत्त बनते हैं, फिर बनते जाते, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो वो निकलता है घर के पीछे, अकेला है, तो जाकर के गड्ढे में एक पत्थर डालता है, तो वृत्त नहीं बनता, छोटा सा बनता है। तो थोड़ा बड़ा पत्थर डालता है तो छपाक की आवाज़ होती है। फिर वो गुस्से में आता है, वृत्त तब भी नहीं बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा पत्थर डालता है, तो कीचड़ भी आता है उछल के, पानी भी उछल के आता है, तो वृत्त नहीं बन, रोने लगता है कि वृत्त नहीं बना, सर्कल नहीं बने। तो एक परी देख लेती है, तो वो आ जाती है, वो जान जाती है कि वो कहती है तुम वृत्त बनाना चाहते हो ना। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा चलो मेरे साथ। तो ले जाती है उसको, एक बड़ा सा सरोवर है, तालाब है, उसमें उसको छोटा सा कंकड़ देती है, कहती फेंको इसमें। फेंकता है तो वृत्त बनने शुरू होते हैं, वो धीरे धीरे उस सरोवर के बराबर बड़े होते जाते हैं। तो भारती जी ने कहा कि भारत की जो भारतीय समाज है, ये गड्ढा है, सरोवर नहीं है, ये किसी को बड़ा नहीं होने देता है। तो ये है। तो दरअसल नायक जो बनता है वो समाज बनाता है, और वो तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो गैलीलियो का जीवन नाटक है ना। मैं बल्कि अभी होके आया रोम में, मैंने वो
वो देखा कैथेड्रल जहाँ उसने माफ़ी मांगी थी, वहाँ उसकी मूर्ति बनी है, और मूर्ति जो है वो डोनेटेड है चाइना से, जिसको गैलीलियो की, उसके हाथ में दूरबीन है, और जिसने उसको डोनेट किया है वो नोबेल प्राइज़ विनर है चीन का, सोचिए आप। तो गैलीलियो का है ना, गैलीलियो के जीवन, तो उसमें है कि वो जब आखिर में उसने खुद दूरबीन बनाई, उसने देख लिया कि जीसस क्राइस्ट तो गलत थे, वो तो है ही नहीं, पृथ्वी है केंद्र में, उसने कह डाला ये ब्लास्फेमी थी ये, तो उसको तो मृत्युदंड होना चाहिए, क्रूसिफिक्शन होना चाहिए था। तो बुलाया गया उसके, या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर क्रूसीफाई हो जाओ। तो गया वो, तो सब उसके जो सारे डिसाइपल्स थे और उसकी बेटी भी थी, दामाद भी था, तो वो लोग सोचते थे कि जा करके ये चढ़ जाएंगे सूली पे और ये सत्य के प्रति अपनी निष्ठा दे। तो वो गए वहाँ और जाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मैं गलत था और आप सच कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि वो पृथ्वी ही है केंद्र में। तो उनको माफ़ किया गया, तो लौट के आए वो, तो उनके सारे शिष्य तो खैर जा ही चुके थे छोड़ के, उनकी बेटी ने भी मुंह फेरा और दामाद ने कमेंट किया कि बहुत अभागा होता है समाज जिसका कोई हीरो नहीं होता, कोई नायक नहीं होता। तो गैलीलियो का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा उससे अभागा वह समाज होता है जिसको नायक की जरूरत होती है। तो वो होना नहीं चाहिए कोई नायक, मैं नहीं मानता कि कोई ये हीरो वर्शिपिंग का जो समय है वो नहीं होना चाहिए। और हम सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी कल्ट, जिसको पुरानी नंद जी बैठे हुए हैं, अधिनायकवाद तो ये कितना बड़ा उपन्यास लिखा गया 1984, है ना। तो जहाँ कहीं ये आया है, ये बिग ब्रदर आया है, कोई अधिनायक आया है जो सब कुछ को देख रहा है, तो ये तो जाहिर है कि समाज, क्यों कहते हैं हम जनता जनार्दन, है ना। और फिर हम जनता ही क्यों, बहुत सारे और भी प्राणी हैं यहाँ तमाम प्राणी बसते हैं, तब जाकर यह लोक बनता है, और वह बना रहना चाहिए। किसी नायक को नहीं खोजना चाहिए। मुझे लगता है नायक समय पैदा करता है। गांधी के बारे में कहा जाता है, देखिए बहुत अच्छी किताब है, ये है द मैड हाउस, रूसी उपन्यासकार, नया है, बहुत पुराना नहीं है, 80 के आसपास का, ये मुझे याद नहीं। तो उसमें है कि दो तरह के, देखिए इतिहास होता है और समाज होता है, समाज विज्ञान होता है। तो कहता है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो इतिहास की उपज होते हैं, उनको हिस्ट्री इतिहास बनाता है। उदाहरण जैसे लेनिन थे, अपने इतिहास की उपज थे वो, गांधी थे इतिहास की उपज थे, बहुत सारे ऐसे जिनको इतिहास ने पैदा किया। लेकिन उसके बाद जो फॉलो करता है वो समाज शास्त्र होता है, सोशलॉजी होती है। तो अगर आप सोचेंगे कि गांधी की लेनिन के बाद कौन कौन आए, तो आप जब पहुंचेंगे गोरबाचोव और पता नहीं क्या क्या है, वो ऐतिहासिक लोग नहीं थे, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। गांधी के बाद जो बहुत सारे लोग आए, आज भी आ रहे हैं, वो क्या वो ऐतिहासिक हैं? नहीं है। तो इतिहास कभी कभी बनता है, और वो कब बनता है इसकी तय नहीं रहता। और इतिहास तब बनता है जब बहुत बड़ी एक ऐसा बिंदु आता है। यही मैं, लेकिन नायक हमारा जो फैब्रिक है, हमारी जो सोसाइटी का, जो देश का जो फैब्रिक है, कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, गांधी आएंगे, इंदिरा गांधी आएंगी, मोदी आएंगे, अन्ना हजारे आएंगे, जो हमारा जो फैब्रिक है वो तो नायक नेतृत्व तो चाहिए है ना हमको। तो यानी कि नाम अपने सच गिना दिए ना कि सब एक जैसे लगने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये नायक बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, ये भी आप मान लीजिए, बहुत बाद में बनते हैं। और इतनी जल्दी बनने लगे तो फिर तो नायक ही नायक हो जाएंगे, इतने हीरो हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो समय का इंतजार किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, तो राजनीतिक सवाल है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जरूरी सवाल है। अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम देशद्रोह का जो कानून है वो हटाएंगे। जो इसके समर्थन में है और जो इसके विरोध में है, जो इस कानून के विरोध में है, उनका ये तर्क ये है कि हटाने को लेकर उनका तर्क ये है कि राष्ट्रद्रोह और राज्यद्रोह में फ़र्क होता है। तो आपको क्या लगता है कि देशद्रोह जैसा कानून हटाना चाहिए? नहीं, एक तो देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इतना मैं ज़रूर मानता हूँ, मैनिफेस्टो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन कांग्रेस के बारे में मेरा ये कहना है कि ये देखिए राजेंद्र माथुर जी कहते थे,
आपके नवभारत, आप तो भास्कर में हैं, वो नवभारत टाइम्स में आए थे, हमारे मध्य प्रदेश के थे। हाँ, बड़े प्रतिभाशाली संपादक थे और नई दुनिया के संपादक थे वो। उसमें राहुल बापते थे, वो एक बहुत अच्छी परंपरा थी। तो वो कहते थे कांग्रेस जो है डिफ़ॉल्ट है इंडियन पॉलिटिक्स का, यानी जो भी सत्ता में आएगा वो कांग्रेस बन जाएगा, और अगर कांग्रेस नहीं बनेगा तो नहीं रह पाएगा। तो ये उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने कहा ना राष्ट्रवाद, और तो कई शब्द, नेशनलिज्म है, फिर पेट्रियाटिज्म है ना। तो याद होगा आपको देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवादी होना क्या है, क्या कोई देशभक्त राष्ट्रवादी हो सकता है या कोई राष्ट्रवादी देशभक्त है। तो ऐसे उलझे हुए सवाल हैं कि इनका उत्तर खोज पाना, मतलब अगर आप सचमुच उत्तर चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है। और देशद्रोही कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है? आप बड़ी अच्छी फिल्म है JFK, जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी, उन्हीं की जीवन पर है। और एक गवर्नर है वहाँ का, जो उसको लगता है कि नहीं, ये इस हत्या में सिर्फ ओसवाल या वो शामिल नहीं है, इसमें और भी लोग हैं। तो वो जांच शुरू करता है वो, और वो पाता है कि 2 कैमरे नहीं थे, तीसरा कैमरा भी था जब कैनेडी को मारा गया। आप देखिएगा कि आप सबको याद होगा कि कैनेडी और जैकलिन बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, और गोली आके उनके टाई के नॉट के नीचे लगती है, और वो जैसे लुढ़कते हैं, जैकलिन और कैनेडी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रेम तो रोमियो जूलियट का नहीं रहा होगा। वो एक लव मॉडल्स थे। और पहले ही शॉट में जब वो जैकलिन भागने लगती है वहाँ से, वो ड्राइवर भी भागता है, कैनेडी अकेले मरते हैं। तो वो तीसरा कैमरा खोजता है, और फिर उसके 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं फिल्म में, तो हर फ्रेम को वो दिखाता है, और वो आप देख सकते हैं कि उनके साथ कौन था। अंत में कोई साथ नहीं रहता। तो वो पाता है अपनी जांच में कि उनकी हत्या में हर कोई शामिल है, कोई ऐसा नहीं है जो शामिल नहीं है। उसमें ड्रग माफिया शामिल है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट शामिल हैं, उसमें खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शामिल हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के लोग शामिल हैं, उसमें आर्म डीलर शामिल हैं, उसमें बहुत सारे, यानी हर कोई कहीं ना कहीं उसकी हत्या में शामिल है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पूरी इकोनॉमी, पूरी पॉलिटिक्स, पूरा ट्रेड खतरे में आ जाता है जब कोई वह काम करने की कोशिश का जो उस समय 3 दिन पहले कैनेडी करने वाले थे, किया था। तो ऐसी फिल्में कहीं बताती हैं कि देखिए कुछ तो ऐसा है जो जिन धारणा में आप बात करने का, राष्ट्रवाद, देशभक्ति। अब अमेरिकन नेशनलिज्म से बड़ा क्या नेशनलिज्म बताइए आप? अमेरिकी राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई राष्ट्रवाद है? आप बोल के देखिए, सिटीजन ऑफ एम्पायर, हम सब उन्हीं के नागरिक हैं। सच पूछिए तो हमारा राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पूरी दुनिया का एक एम्पायर है वो, इतना बड़ा एम्पायर है। और फिर वो राष्ट्रवाद बनाया किसने है? उसमें भी एक माया है, वो मैक्सिकन है, अभी उसकी PhD आई है 5 साल पहले। तो उसने बताया कि अमेरिका का जो राष्ट्रवाद है वो इमिग्रेंट्स ने बनाया है, अमेरिका के लोगों ने नहीं बनाया है। अमेरिका के जो बाहर से आए हैं, जिनके लिए आज भी भेदभाव किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ किया जाता है, और उन्हीं लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रवाद को मजबूत किया। आप वियतनाम के वार में कितने लोग मरे? कौन अमेरिकी मरा वहाँ? सारे वो लोग ज़्यादातर मरे जो बाहर जिनको हम अप्रवासी कहते हैं। आपके यहाँ कुर्बानियाँ किसने दी? आप पूरा स्वतंत्रता संग्राम देखिए, 1857 से लेके और 1947 तक का देखिए। आप अंडमान निकोबार जाके देखिए, काला पानी में कितने लोग थे, और कौन थे वो? वही जिनको हम मानते नहीं है कि वो उन्होंने हमारे राष्ट्रवाद को निर्मित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की अगर कोई है, मैं तो अभी मानता हूँ कि हम अभी भी लोकतांत्रिक, हम गणतंत्र हैं, हम फेडरल स्टेट हैं। मुझे तो लगता है कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में, राष्ट्र बनेगा कभी या नहीं बनेगा, ये बड़ा मुश्किल उत्तर होगा इसका दे पाना। लेकिन वो बनने की अगर प्रक्रिया है तो इसको बना कौन रहा है? इसको कहीं ना कहीं हमारी पूरी सामूहिकता, हमारे तमाम सारे वो लोग, वो मिल के बना रहे हैं। ट्विन टावर गिरा, आप सब जानते हैं। मैं तो जाके कम से कम 6 बार देखा होगा मैंने जीरो ग्राउंड में। आप वहाँ जाके देखो, अब तो बन गए, दोनों टावर बन गए, लेकिन जब बन रहा था तो आप पाते कि वहाँ काम करने वाले कौन लोग? अफ्रीकन है, एशियन है, वो मैक्सिकन है, बाहर से आए हुए लोग वो काम कर रहे हैं। और जो अमेरिकी मूल का रहा होगा, खूब मोटा सा खाया पिया,
वो खड़ा रहा होगा जैसे हमारे यहाँ पहले सामंत खड़े रहते थे, तो मेहनत नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं वो लोग जो कहीं कहीं और से आए हुए हैं। अगर आप इस तरह के उसमें जाएंगे कि हम तो यहाँ के मूल हैं और हम ही हमारे, ये तो गलत हो जाएगा। फिर हमारे ही लोग जा रहे हैं। आज अमेरिका के बहुत सारे, इटली में जाइए आप, तो भारतीय अगर बाहर जा करके उनको संभाल रहे हैं तो वो लोग भी आकर के हमें संभाल दें। ये मेरे ख्याल से यह धारणा होनी चाहिए। और ये माना जाता है कि मानव सभ्यता में इतना बड़ा इमिग्रेशन कभी नहीं हुआ, ये अनपैरेलल है। अगर ऊपर से देखेंगे आप तो जैसे कि एक बहुत बड़े बाउल में चीज़ें उबल रही हैं और इधर से उधर, उधर से इधर। पहले हम लोग थे तो गाँव से शहरों में आते थे, कस्बों में आते थे, फिर शहरों में आए, फिर महानगरों में आए। अब तो पूरे लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। 1857 में, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में कोई मॉरिशस गया तो बड़ा हल्ला मचता था कि सूरीनाम चले गए और कैरिबियन चले गए। आज कोई जानता है कि कौन कहाँ चला गया? मैं अपने बेटे को नहीं जानता कहाँ चला गया। जर्मनी में 22 साल से शादी कहीं वहाँ हो गई। हर परिवार में से कोई न कोई एक या दो नई पीढ़ी के लोग अपने देश में नहीं हैं, और वहाँ से भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा है। तो हम ये मान के चलें कि हम एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ हमारी पहले की सारी ये जो धारणाएँ हैं कि हमारी पॉलिटिकल मैप है, इसके बाहर और इसके भीतर अब 7 समुद्र पार करोगे तो हिंदू नहीं रह जाओगे, है ना। लोगों ने समुद्र पार करने शुरू किए, तोड़ा। तो अगर हम ये सब उन बंधनों में रहे आते, उन वर्जनाओं में रहे आते, तो हम कहाँ आगे जा पाते? मॉरिशस कैसे बनता बताइए आप? अब सूरीनाम कैसे बनता? फिजी कैसे बनता? तो गए और बनाया और वहाँ बहुत बड़ी एक सम्मान दिया। आज आपकी भारत, हमारे देश में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है FDI, वो मॉरिशस का है। ना अमेरिका का है ना फ्रांस का है, वो मॉरिशस का है। चीन ने समझा इसको। चीनी जितने बाहर गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने, जो बाहर के चाइनीज थे, NRI उनको कह लीजिए, तो उन्होंने किया। तो हम लोग ये मान के चलें कि विश्व बंधुत्व कई रूपों में है, और हमारे जैसे लोगों को ये लिखने दीजिए। हम सारी मनुष्यता के लिए लिखते हैं, और उसमें अगर इस तरह, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन मत करिए। कोई लिखता है, सिर्फ राजनीतिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए, और न हो लेफ्ट की, न राइट की, न जिसको लिबरल कहते हैं न उसकी व्याख्या साहित्य और कला के ही। हमारे यहाँ पूरा काव्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है। हमसे बड़ा एस्थेटिक्स का ज्ञान किसने दिया है ना। तो उसकी व्याख्या आप उसके भीतर करिए। आप पॉलिटिकल लीडर एक बैठ रहा है, कह रहा है कि ये इसका ये अर्थ निकलता है, तुम क्यों अर्थ निकाल रहे हो भाई? वो उनके इंटरप्रिटेशंस हैं। और मैंने कल भी वहाँ अजमेर में कहा था कि देखिए, सुजान सोनटैग की किताब है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशंस। एक पोप अगर, एक पुरोहित व्याख्या करेगा तो अपनी तरह से करेगा, एक राजनीतिक नेता व्याख्या करेगा अपनी तरह से करेगा। मत करिए उसको। आप बादल की क्या व्याख्या करेंगे बताइए? आप तालाब की क्या व्याख्या, नदी की क्या व्याख्या करेंगे? कोई फूल खिला है, क्या व्याख्या करेंगे आप? क्या उसको पॉलिटिकल मत करिए। चीज़ों को रहने दीजिए। सबका अस्तित्व है, और उनके बने रहने में ही सुंदरता है, और उनके बने रहने में ही कल्याण है। तो कलाओं का कल्याण, साहित्य का ये कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। इसी नोट पर ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन का जो राउंड हम हर बार करते हैं, आज टाइम कंस्ट्रेंट होने के खातिर सिर्फ 2 ही सवाल ले पाएंगे, तो सवाल थोड़े शॉर्ट में हो तो बेहतर रहेगा। जी, आप और ईश्मतु जी, और एक लास्ट भारद्वाज जी, बस जी। थैंक यू। मैं आपका ध्यान चाहती हूँ। आपने बिना कुछ बोले भी बहुत छीटे राजनीति पर भी, जो पिछले 4-5 सालों का माहौल है, फासीवाद, सांप्रदायिक ताकतें, सामंतवाद, सब कुछ आज अभी क्या लेखनी स्वतंत्र, विचार स्वतंत्र कितने जी पाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न। जब सरकार एजेंडा तय करेगी, UGC की तरफ आएगा कि आप विश्वविद्यालयों में रिसर्च किस पर करवाएंगे, ये एजेंडा सरकार तय करेगी। दूसरा, आपने जो 2 बच्चों का बेसमेंट का बताया, हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, सब कुछ संविधान भी है, उसके बावजूद आज बच्चे जो लव में है, प्यार में है, इश्क में है, मोहब्बत में है, और वो लिव इन रिलेशनशिप में है, उनका जीना कितना मुश्किल हो रखा है। ऑनर किलिंग के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप कुछ
इस तरह नहीं तो नहीं, हम लोग देखिए उतने ही चिंता है जितनी आपकी है ना। लेकिन हम लोग क्या कर बहुत सकते अच्छा हैं? लगा कि आपने उन हम लोग सरकार नहीं है ना, तो हमारी कोई स्थिति ऐसी हैसियत नहीं कि हम कुछ कर सकें। लेकिन जो लिखते हैं, मैं अंत में मुझे 2 मिनट का समय दीजिए और सवाल मत पूछिए। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, प्रेम कविता है ना, और वो शायद उत्तर होगा, है ना, तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। और ये तब की है जब मैं शायद 24 साल का था, मैंने कल वहाँ भी पढ़ा था। और छोटी सी कविता है, बहुत लोकप्रिय है ये भी। कुछ बन जाते हैं, ये प्रेम कविता है। तुम मिश्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिश्री घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ, मुझ में दौड़ो। मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे ज़ोर ज़ोर से झकझोरो, और मेरी रूई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुप कर उसे तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ, मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो, या कोपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पाँव चलूँगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिर कर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पद्मश्री तिलक गिताई साहब को कि वो यहाँ पर आकर उदय प्रकाश जी को हमारी तरफ से मोमेंटो प्रदान करें। आपसे निवेदन है कि पंत साहब को भी मोमेंटो प्रदान करें। पद्मश्री तिलक गिताई साहब। धन्यवाद। प्रभा खेतान फाउंडेशन और वी केयर की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को, कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को, और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल जयपुर मैरियट को, और आप सभी को इस शाम में आज उपस्थित होने के लिए। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उदय प्रकाश जी को और पंत साहब को। नमस्कार।